Hello, my dear future healthcare heroes and medical dreamers. Again, welcome back to this channel, Physics Quota Junction. And my amazing learners, today I will discuss with you NEET UG exam 5th May 2024. Fully details with you. आपको डिटेल्स में तो इसमें मैंने क्या है पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है ये अपना लेक्चर, जिससे लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, देखने में भी इजी हो आप लोगों के लिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी तक आप लोगों ने भी एनालिसिस कर लिया होगा पेपर को आपने देखा। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पेपर है, इस पेपर में जैसा मैंने आपको बताया था हमारा पेपर बिल्कुल मॉडरेट लेवल का आया था। इसमें सबसे ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल में भी बिल्कुल एज इट इज तो नहीं दिया है, वैल्यू चेंज कर दी है। बाकी क्वेश्चंस में पूछा गया बिल्कुल सेम वही है, आप देख सकते हो, आप देखना एनसीईआरटी को उठा के। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या है एनसीईआरटी में आपको 42 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आए हैं। इसमें एनसीईआरटी से 42 क्वेश्चंस आए हैं, और जो पीवाई क्यूज हैं आपके 6 पीवाई क्यूज हैं आपके, और एनसीईआरटी और पीक्यू पीवाई क्यू ये आपके 2 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। इस तरीके से आपका पेपर है। तो अभी मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। तो बच्चों ये है हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। ये रोटेशनल से आया है, हमारा चैप्टर है हमारा रोटेशन। अब क्या है, इसमें 11th क्लास का है ये। इसमें द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा। आइए हम पढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दे रखा है थिन रॉड का, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर रॉड इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज नियरली। यहाँ पर क्या है, थिन रॉड दे रखी है। इस थिन रॉड को इस तरीके से एक्सिस पर थिन रॉड है, वो एक्सिस पे पासिंग थ्रू इट मिड पॉइंट, देखो इसके एक्सिस से मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, जिसमें इसका क्या दे रखा है, आपको मास दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपके पास में मास है इसका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर, ये जेड एक्सिस, ये इस तरीके से रखी हुई है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod. What is formula? थिन रॉड का क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये होता है। यहाँ पर क्या है, एल क्या है, एल है यहाँ पर लेंथ ऑफ द रॉड, ये है लेंथ ऑफ द रॉड जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम है आपके पास में मास। तो आपके पास में यहाँ पर है गिवन क्या है, आप लिख सकते हो, आपको दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, मास दे रखा है आपको 400 ग्राम। तो आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके अपने यहाँ पर लेंथ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने लिखा है यहाँ पर 2400
इक्वल टू मास दे रखा है हमारे पास में 400 इंटू लेंथ है हमारे पास में, लेंथ नहीं है, लेंथ तो क्या है, पूछा गया है लेंथ, तो आप इसे एज इट इज लिख दोगे, ये 12। तो यहाँ से हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। रखा था 2400 इक्वल टू मास है 400 इंटू लेंथ है इसका, इसमें पूछा गया है लेंथ और ये है 12। तो यहाँ से आपसे क्या रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज नियरली। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो 12 इंटू 2400 अपॉन 400। तो ये हो जाएगा आपके पास में 72। 72 इसका आप रूट निकाल लेना है, ये हो जाएगा आपका 6√2। 6√2, 6 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इसे आप जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर आप देख सकते हो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शंस जो होगा 8.4 सेंटीमीटर आया है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस विल बी थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, अ बॉब इज वियर्ड in a horizontal plane by means for a string with the initial speed of omega rpm and the tension in the string is t. If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the spring becomes। तो इसमें आपको क्या बताना है, टेंशन बताना है कि अब टेंशन क्या हो जाएगी स्ट्रिंग की। तो इसमें आपसे पूछा गया है सबसे पहले कि हम देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा। एनालाइज करते हैं, लेट्स एनालाइज द सिचुएशन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, कौन सा कंसेप्ट यूज होगा यहाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसा आप जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के लिए क्या होता है हमारा, F इक्वल टू mv² अपॉन r। यहाँ पर F क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और v है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इस केस में क्या है, इन दिस केस द बॉब इज वियर्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, so there no vertical component of force and tension in the string provide the क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर स्पीड जो दे रखी है वो अब ओमेगा दे रखी है आपको, टेंशन दे रखा है टी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप किस फॉर्म में लिखोगे फिर, टी इक्वल टू ओमेगा में m⍵² अपॉन r। देख सकते हो आप। अब यहाँ पर क्या है, स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी 2 ओमेगा। या इफ स्पीड को अगर आप डबल कर दो 2 ओमेगा तो सेंटीपिटल फोर्स इज नाउ कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। कैसे देखते हैं, टी डैश m 2 ओमेगा² अपॉन r। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हो जाएगा m⍵², 4 अपॉन r। तो ये है हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी डैश इक्वल टू 4 और ये आप देख सकते हो m⍵² अपॉन r 40। तो दिस दस द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स 40 विच करस्पेंडेड द ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हियर विल बी ऑप्शन करेक्ट 40, फोर्थ ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल
ABCDA। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ में बता रखा है ABCDA। द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ दे रखा है आपको यहाँ पर BC इज। अब क्या होगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड द वर्क डन बाय द गैस अलोंग पाथ BC। अब क्या है, वी कैन यूज द फॉर्मूला। आप सबसे पहले वर्क डन का थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए आप ये यूज कर सकते हो, फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। पर यहाँ फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्रोसेस के बारे में पता है B1 B2 PdV। तो यहाँ पर W क्या है, वर्क डन है बाय द गैस, एंड P है यहाँ पर प्रेशर, और DV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, यहाँ जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आपने देखा ये ए से चला, A B C D और फिर से कहा ए पे आ गया, तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो हमारा हो जाएगा 0। क्यों, आइसोकोरिक प्रोसेस, द वॉल्यूम डजंट चेंज, वॉल्यूम डजंट चेंज, द वर्क डन बाय और द सिस्टम इज 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो V1 B2 PdV। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 0, और इसका इंटीग्रल करोगे आप तो वर्क डन जो होगा वो क्या मिलेगा आपको, 0। नो वर्क बीइंग डन। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके भी बता सकती हूँ, ये आप इसे बोल दोगे प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोक्रोरिक प्रोसेस इज हीटिंग ए क्लोज, कोई कंटेनर है विद अ फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्लोज कंटेनर में फिक्स वॉल्यूम रहेगा उसका, एज अ हीट इज एडेड टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड द कंटेनर इंक्रीज। क्या होगा, जैसे ही आपने फिक्स कर दिया है इसका वॉल्यूम, कंटेनर क्लोज है, हीट दोगे तो क्या होगा, हीट जैसे दोगे तो कंटेनर में क्या होगी, इंक्रीज होगी, गैस जो होगा, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो inside the container increase but the volume remains constant because the container क्या है, सील्ड है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। दिस क्वेश्चन विल बिकम रेडियो एक्टिविटी। कहाँ से आया ये क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी से, आप देख सकते हो यहाँ पर इजीली। मैं फिर से आपको एक बार ये रिएक्शन लिख के बता देती हूँ। यहाँ हमें दे रखा है सबसे पहले, कोई एलिमेंट है हमारा, एक्स एलिमेंट, जिसका मास नंबर 290 दे रखा है और एटॉमिक नंबर 82। यहाँ से अल्फा डीके हुआ, देन बनाया वाई, ये पॉजिट्रॉन, देन जेड, ये बीटा डीके, पी, और ये इलेक्ट्रॉन क्यू। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अल्फा डीके और बीटा डीके हो रहा है इसमें, और यहाँ पर आपको दे रखा है, जब आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दे रखे हैं, इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के मास नंबर चेंज नहीं होंगे। ये आपको दे रखा है पॉजिट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो इनके मास नंबर तो चेंज नहीं होंगे, बट एटॉमिक नंबर इनका चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपको दे रखे हैं, तो जब आप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो क्या करेंगे, ये एक तरीके से रिस्टोर कर लेते हैं एटॉमिक नंबर को। रिस्टोर कैसे कर लेंगे, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया और एक नंबर फिर मैंने आपको माइनस कर दिया, आपके मार्क्स आए उसमें एक नंबर और ऐड कर दिया और एक नंबर इसमें से माइनस कर दिया, तो नंबर तो वही बचेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये रिस्टोर कर लेंगे एटॉमिक नंबर को।
इनको तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर, पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। हमें काम लेना है यहाँ पे अल्फा डीके से और बीटा डीके से। तो अल्फा डीके में जैसे आप जानते हो, 4 से कम तो क्या होता है, मास नंबर, और बीटा डीके में क्या होता है, 2 से कम एटॉमिक नंबर होता है, जो हीलियम बनाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है एलिमेंट में, 290 मास नंबर। तो 4 से कम मास नंबर करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 290, तो ये हो जाएगा 286। और 2 से कम एटॉमिक नंबर होते हैं बीटा में, तो ये हो जाएगा आपके पास में 80। ये हम बात कर रहे हैं अल्फा डीके की। अल्फा डीके हमने कर दिया है, 4 से कम मास नंबर होगा और 2 से कम एटॉमिक नंबर। और बीटा में क्या होगा, बीटा में एटॉमिक नंबर में जब 1 ऐड करोगे, अब बीटा में आप क्या करोगे, एटॉमिक नंबर में 1 ऐड करना है। सबसे पहले बीटा, मैं बता देती हूँ, बीटा माइनस डी के होगा तो एटॉमिक नंबर में आपको 1 ऐड करना होता है। अगर प्लस डी के हो रहा है तो उसमें एटॉमिक नंबर में से -1 सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ हमारे पास में माइनस डी के हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर में अगर आप, ये आपके पास में एलिमेंट आया जैसे 286 80 आफ्टर अल्फा डी के। अगर आप बीटा करोगे माइनस बीटा डी के, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, मास नंबर वही रहेगा 286, और ये ऐड हो जाएगा 81। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो होगा वो कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास में, आप देख सकते हो, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, 286 एंड 81। इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी तो आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। ब्रूस्टर्स एंगल के बारे में, किसके बारे में बताऊंगी मैं, ब्रूस्टर्स एंगल के बारे में। ब्रूस्टर एंगल में क्या होता है, ये जैसे आपके पास में वेव ऑप्टिक्स से आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका। दो मीडियम होते हैं, फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। ये नीचे वाला डेंसर है और ऊपर वाला अपना रेयर मीडियम। तो इसमें जब कोई भी रे इंसिडेंट होगी और डेंसर में जाएगी, ये आपको पता है बेंड होगी, और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। डिटेल में थोड़ा मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं। अब इसमें देखोगे ये है हमारे पास में इंसिडेंट रे, और ये है हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे, और ये है रिफ्रैक्टेड। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अभी क्या है यहाँ पर, अनपोलराइज्ड है, रेज कैसी हैं, अनपोलराइज्ड है। और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो आप देखोगे कैसी हो गई है ये यहाँ पर, पोलराइज्ड। और रिफ्रैक्टेड में क्या है, कुछ तो पोलराइज्ड होंगी और कुछ क्या होंगी, अनपोलराइज्ड। इस तरीके से आप देख सकते हो, तो स्लाइटली आप बोल सकते हो यहाँ पे स्लाइटली पोलराइज्ड है।
कंप्लीटली नहीं है। क्या होता है जब अनपोलराइज लाइट स्ट्राइक होती है सरफेस से, when unpolarized light strikes a surface at Brewster angle, the reflected light becomes क्या हो जाएगा, completely polarized, but the refracted light is not a completely polarized. Refracted light is partially polarized with the polarization direction perpendicular to the plane of incidence. आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आप अब यहाँ इसका क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर खुद से लगाओ जो मैंने बताया इसमें। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चन है आपके पास में। An unpolarized light beam strikes a glass surface at Brewster angle. Then both the reflected and refracted light will be completely polarized. तो आप देख पा रहे हो नहीं है। फिर the reflected light will be completely, but the refracted light will be partially polarized. आप देखोगे यस, reflected light will be partially polarized. देखो रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली नहीं, कंप्लीटली है, तो ये भी रॉन्ग है। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, नहीं स्लाइटली है, ये भी रॉन्ग है। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस कौन सा लगाओगे, सेकंड ऑप्शन। हियर सेकंड क्वेश्चन विल बी करेक्ट, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये है ब्रिस्टर एंगल आपका पोलराइजेशन से, क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन, और बिल्कुल एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इफ शी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन। फोटो, हमें यहाँ फोटोन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। अमंग द फॉलोइंग क्या है, कौन सी मतलब फोटोन की जो प्रॉपर्टीज है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो कर रहा है फोटोन की प्रॉपर्टीज को, उसे देख के हमें क्या है ऑप्शंस करेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले है फर्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ई इक्वल टू एच न्यू। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या है, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड वी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी। एंड द वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन इज सी, बिल्कुल, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। एंड सी है द मोमेंटम ऑफ फोटोन p इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। तो आप क्या बोलोगे, ये यहाँ पर क्या है, p इक्वल टू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो e अपॉन सी, तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पर e क्या है, एनर्जी है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो ऑल्सो दिस करेक्ट ऑफ स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन ए फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन both total energy and total momentum are conserved। तो आप क्या बोलोगे, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व इन ऑल इंटरेक्शन इंक्लूडिंग फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन्स। एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास में, फोटोन possess पॉजिटिव चार्ज। दिस statement is totally incorrect because you know that photon is a light particle, then photons are electrically neutral particles, so this statement is wrong। तो इसमें हमारे पास में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आप देख सकते हो ए बी सी डी, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर दे रखा है टू बॉडीज हैं ए और बी, सेम मास की हैं, तो आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। सेम मास की अंडर गो कंप्लीटली इन इलास्टिक और डायमेंशनल कॉलिजन। तो हम बोल सकते हैं ये टू बॉडीज हैं सेम मास की। ये है आपका किससे, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन है ये आपका, सॉरी
इलास्टिक इन इलास्टिक कॉलिजन का क्वेश्चन है, ये बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड इलास्टिक इन इलास्टिक कॉलिजन एंड इसमें क्या है नेक, क्या आगे क्या बोला है, दी बॉडी मूव विद वेलोसिटी v1 वाइल बॉडी b इज एट रेस्ट। क्या है, ए बॉडी तो क्या है वेलोसिटी v1 से क्या कर हो रही है, मूव कर रही है, और जो बी बॉडी है वो रेस्ट में है यहाँ पर। बिफोर कॉलिजन, ये बात है बिफोर कॉलिजन। अब वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन आपको बताना है। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे। स्टिक होने के बाद क्या हो जाएगा, इनका मास जो होगा वो हो जाएगा 2m, और वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी v2 आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन ये है केस आफ्टर कॉलिजन। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, वी कैन अप्लाई, क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्वेशन। So student, we can apply momentum conservation, then we get the final velocity. तो लगाएंगे हम मोमेंटम कंजर्वेशन, एम बी वन एम बी टू, क्या है आफ्टर कॉलिजन 2m v2। तो आप देखोगे यहाँ m से m कैंसिल, तो यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा, v2 जो होगा v1/2। आपको रेशो बताना है v1 और v2 का। अब देखो ये v2 आया है तो रेशो आप ये नहीं लिखोगे यहाँ पर 1:2 लगा दो ऑप्शन, जल्दबाजी में नहीं। हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन विल बी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, 2:1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, a light ray enters through a light angled prism at point P with the angle of incident 30°. As shown in figure, it travels through the prism parallel to its base BC and emerges along the face AC. Then refractive index of the prism is, क्या फाइंड करना है यहाँ पर, टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। आपको यहाँ पर रिफ्रैक्ट प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। सो स्टूडेंट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, वी कैन यूज स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ आप सब जो भी जानते हो, विच रिलेट्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन टू द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडियम। क्या है, सबसे पहले यहाँ फॉलो करेंगे स्नेल लॉ, अप्लाई करते हैं स्नेल लॉ। n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। आप पहले यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है, ये हमारे पास में कितना होगा 90°। ये है हमारे पास में क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल θc। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, देख सकते हो 90° माइनस θc।
यहाँ से हम फाइंड करेंगे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N1 क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम एयर केस में जो होता है। देन N2 जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम जो प्रिज्म के अंदर है। ठीक, आर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या है, जो रे ट्रेवल कर रही है वो क्या है, फ्रॉम एयर से प्रिज्म के अंदर। तो हम देखेंगे N1 जो है यहाँ पर आप इस तरीके से पुट कर सकते हो 1, और ये क्या आ जाएगा साइन थीटा 1 कितना है आपके पास में 30 डिग्री, इक्वल टू N2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे इस तरीके से लिखो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया एंगल। तो आप क्या करोगे, 1 sin θ1 है 30, N2 को ले लो आप न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और θ2 क्या हो जाएगा हमारा, आप देखो अंदर 90 माइनस θc, इस तरीके से लिख सकते हो आप। तो ये आगे हमारा क्या आ जाएगा, sin 30 हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल टू म्यू sin 90 माइनस θc कोस θc। अब हमारे पास में कोस θc क्या आ जाएगा, 1/2 म्यू, लिख सकते हो कोस θc 1/2 म्यू, और sin θc हमारे पास बनेगा 1/म्यू। यहाँ हम ट्रिगोमेट्री की थ्योरम लगा के इसे आगे सॉल्व करेंगे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तो 1/μ² प्लस 1/4u² इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास में आएगा 5/4 इक्वल टू u²। तो यहाँ से आपके पास में u आ जाएगा √5/2। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर, √5/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अब पार्टिकल, ऊपर लिख नहीं रहा है पूरा क्वेश्चन, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। अब पार्टिकल एग्जिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, a particle executing SHM simple harmonic motion the if x equal to 5 sin pi t plus pi upon 3 meter represent the motion of a particle executing simple harmonic motion, the amplitude and time period of motion respectively are, आपको निकालना है टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। तो ये एसएचएम से है ये क्वेश्चन आपका। इसका डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो। सबसे पहले देखो इसमें जो एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको, एम्पलीट्यूड द मोशन इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट।
एम्पलीट्यूड क्या होता है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। इन दिस केस द एम्पलीट्यूड होगा आपके पास में ये 5। डायरेक्ट देख सकते हो इस इक्वेशन से आप, एम्पलीट्यूड यहाँ हो जाएगा आपका 5 मीटर। और टाइम पीरियड जो है आपका, टाइम पीरियड आप निकाल लोगे यहाँ से 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड इज द, क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ साइकिल ऑफ द मोशन। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड होता है T = 2 पाई ओमेगा। और यहाँ पर ओमेगा जो है वो आपको क्या दे रखा है? पाई। तो हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे 2 पाई अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर 2 सेकेंड आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, करेक्ट होगा फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, 5 मीटर 2 सेकेंड। ये एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आया ये क्वेश्चन आपका। अब ये आया है हमारे पास में क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी से। हमारा इसमें क्या है? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, the displacement of any particles is given 2t - 1। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको पार्टिकल का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दे रखा है आपको 5 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो आप सबसे पहले आप देखोगे गिवन जो है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2t - 1, ये गिवन है आपके पास में। देन आपके पास में फोर्स गिवन है, कितना है? 5 न्यूटन। और आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है? पावर। फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं P = F.V, डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी का। तो आपके पास में इस फॉर्मूले में से क्या क्या गिवन है और जो गिवन नहीं है उसे आप कैलकुलेट करोगे खुद से। तो आप देखोगे यहाँ पर फोर्स गिवन है, ओनली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप जानते हो जब डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, फंक्शन है किसका? टाइम का। तो आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करोगे? डिफरेंशिएशन dx/dt। तो कितना आ जाएगा? 2। तो आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, P = 5 न्यूटन। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कितनी है आपकी? ये आ गई 2। तो पावर जो आ गई आपके पास में कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 10। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो होगा 10 वाट आपकी पावर आ जाएगी। ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन विल बी करेक्ट थर्ड। सिंपली क्वेश्चन था ये आपका, आप इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, 10 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी।
So my dear medical dreamers, I hope this session will be got understand very well, and we will provide next part in upcoming video. And thank you so much watching this lecture till then, and take care and bye bye.